सिविल सेवाओं की भूमिका हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ गवर्नेंस का सिलेबस भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज गवर्नेंस की लास्ट क्लास होगी और कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले कुछ पढ़ लेते हैं जो हम लोग को पढ़ना था और सिविल सेवाओं के से संबंधित मुद्दों में पार्श्विक प्रवेश तक की चर्चा कल हम लोगों ने कर ली थी। उसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चंस कुछ हैं, कुछ लिखेंगे आगे। मिशन कर्मयोगी, हम लोगों ने जब सिविल सेवाओं की भूमिका पढ़ी तो सिविल सेवाओं के बारे में हम लोगों ने चैलेंजेस भी पढ़े कि कैसे कैसे चैलेंजेस सिविल सर्विसेज को लेकर के उत्पन्न होते हैं। उसमें हम लोगों ने भर्ती प्रशिक्षण इन सब पर भी लिखा कि भाई भर्ती प्रक्रिया में ट्रेनिंग में भी चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि सिविल सेवाओं की दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है, गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है। नतीजा ये हुआ कि 2020 में भारत सरकार ने नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग की शुरुआत की, NPCSCB। भारत सरकार ने नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग की शुरुआत की है और इस नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया है। मिशन कर्मयोगी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से भारत सरकार के लगभग जो 45 लाख कर्मचारी हैं भारत सरकार के अधीन, उन 45 लाख कर्मचारियों को आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक क्रिएटिव, उन्हें अधिक से अधिक इनोवेटिव, डायनेमिक, डिसीजन सेंट्रिक बनाया जा सके और रूल बेस्ड से रोल बेस्ड बनाया जा सके। हमारी जो परंपरागत नौकरशाही रही है वो रूल्स को फॉलो करना अपना कर्तव्य समझती रही है, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं, लोगों के लिए काम करना है, विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है, तो इसके लिए नौकरशाही को सबसे ज़्यादा बदलना पड़ेगा, क्योंकि यही लोगों से कॉन्टैक्ट में आती है, इसी के माध्यम से लोगों के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। तो नौकरशाही को सबसे ज़्यादा चेंज करना होगा और अपनी भूमिका को बदलना होगा। कैसे बदलना होगा? जो नियमों पर आधारित काम करने की कार्यशैली है इसकी, उसे बदल करके इसे भूमिका पर आधारित कार्यशैली को अपनाना होगा। लेकिन भूमिका के लिए इसे स्वयं को दक्ष बनाना होगा, इसे स्वयं को कार्यकुशल बनाना होगा। भूमिकाओं के निर्वाह के लिए ये स्वयं को दक्ष और कार्यकुशल कैसे बनाए, इसी के लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। एक इंटीग्रेटेड आई गॉट, मिशन कर्मयोगी आई गॉट, आई गॉट मतलब इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, आई गॉट प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है और सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को आई गॉट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। नॉर्मली जो ट्रेनिंग देने का तरीका है वो ऑफलाइन है कि भाई हम कर्मचारियों को बुलाते हैं ट्रेनिंग अकेडमीज और ट्रेनिंग अकेडमीज में बुला करके तब ट्रेनिंग देते हैं। काफ़ी खर्चीला हो जाता है, कार्य भी हैम्पर होने लगता है कि भाई अगर जिले से कुछ अधिकारियों को बुला लो आप, तो आज के इस परिवेश में कार्य प्रभावित हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ट्रेनिंग अकेडमीज बुला करके रेगुलर ट्रेनिंग दे पाना संभव नहीं है, लेकिन रेगुलर ट्रेनिंग होते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, नई नई टेक्निक्स डेवलप होती हैं, नए नए रिसर्चेज होते हैं, उनसे उनको अपडेट करना चाहिए। इसके आधार पर वो एक प्रभावी कार्यशैली विकसित कर सकते हैं। इसीलिए ये NPCSCB डिजाइन किया गया और आई गॉट कर्मयोगी, आई गॉट कर्मयोगी के माध्यम से एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जो विदेशों के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जो विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो विदेशों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से कर्मचारियों को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और फिर उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा। उनका मूल्यांकन किया जाएगा कि इस ट्रेनिंग से उन्होंने क्या सीखा। अगर सीखा तभी उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर नहीं सीखा तो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और जो इवेल्युएशन है वो भी जो इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा वही प्रभावी तरीके से इवेल्युएशन करेगा। इस तरीके से एक रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। पर्पज है कि हम अपनी सिविल सेवाओं को दक्ष बनाएं, क्योंकि सिविल सेवाओं की आलोचना खूब होती है, भारत में होनी भी चाहिए, क्योंकि सिविल सेवाएं जिस तरीके से भूमिकाओं का निर्वाह करती रही हैं वो आलोचनाओं के केंद्र में आने के लिए पर्याप्त है। विलंबकारिता, भ्रष्टाचार, अभी देखो आसाम में एक लेडी पकड़ी गई अधिकारी, 6 साल की नौकरी में 92 लाख कैश, 2 करोड़ के सोने और पता नहीं कितने करोड़ की चांदी और पता नहीं क्या क्या, भगवान जाने, हमने पढ़ाई नहीं, हमने कौन दिमाग खराब करे करके। तो सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार, नैतिकता का पतन, तमाम सारी चीज़ें, इसके लिए भर्ती प्रणाली को तो थोड़ा बहुत चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन हम ट्रेनिंग दे करके उनमें थोड़ी बहुत संवेदनशीलता का विकास कर सकते हैं। मन है कभी भी बदला जा सकता है व्यक्ति का, ये बात अलग है कि प्रौढ़ावस्था में एक अवस्था के बाद मन को बदलना बहुत कठिन है, लेकिन व्यक्ति खुद चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर सिविल सेवाओं में हम चारों तरफ सेवा का वातावरण बनाए रखें और 2-4 घाघ भ्रष्टाचारी उसमें प्रवेश कर जाएं, तो वे भी वातावरण को देख करके कुछ सीखेंगे और कुछ बेहतर ही करेंगे। तो हमें पूरे वातावरण को चेंज करने की जरूरत है। ये जो मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया, ये एक तरीके से सिविल सेवाओं के पूरे वातावरण को चेंज करने का प्रोग्राम है, जिसमें सिविल सेवाओं की पूरी तरीके से ओवरहॉलिंग होगी, जिससे कि हम सिविल सेवाओं को दक्ष बना सकें, सक्षम बना सकें, क्योंकि सिविल सेवाएं ही अंततः
सुझाव देती हैं जिनके आधार पर निर्णय लिया जाता है और सिविल सेवाओं के माध्यम से ही नीतियों को लागू किया जाता है। तो इनका दक्ष होना देश के विकास के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो लिखो मिशन कर्मयोगी, लिखो लिखो। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत सिविल सेवाओं के क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रम, सिविल सेवाओं के क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रम, सिविल सेवाओं के क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत मिशन कर्मयोगी की 2020 में 2020 में मिशन कर्मयोगी की 2020 में भारत सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। मिशन कर्मयोगी की 2020 में भारत सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत एक आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आई गॉट इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से सिविल सेवकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से परिपूर्ण रहें और विश्व की कार्य करने की श्रेष्ठ पद्धतियों को सीख सकें। इसके अंतर्गत सिविल सेवकों को इस प्रकार प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे वे नियम आधारित भूमिका से ऊपर उठकर भूमिका आधारित उद्देश्य आधारित भूमिकाओं का प्रभावी निर्वाह कर सकें। यह सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, इनोवेटिव, गतिशील, डायनेमिक, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाता है, क्योंकि विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक ही गुणवत्ता के उच्च मानदंडों को पूरा करने में सक्षम होंगे। पैरा चेंज करके लिखें। इसके लिए विदेशी प्रशिक्षण और शोध संस्थानों से भी समझौते किए जा रहे हैं, जिससे सिविल सेवाओं में बहुआयामी सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। तो ये हो गया मिशन कर्मयोगी के बारे में। प्रतिनियुक्ति संबंधी नियम में संशोधन 2022। डेपुटेशन, चूंकि विवादों में रहा इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। प्रतिनियुक्ति क्या होती है?
कई सारी बातें हैं, यानी एक जगह जो अधिकारी हैं उनको दूसरी जगह तैनात कर देना, दूसरे जगहों पर। ये ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर तो एक ही विभाग में होगा या एक ही सरकार में होगा। प्रतिनियुक्तियां अलग अलग विभागों में और अलग अलग सरकारों में नियुक्तियां होती हैं। जैसे मान लो कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हटा के उसको सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में तैनात कर दिया जाए या पुलिस विभाग में तैनात कर दिया जाए, तो फिर ये ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर तो सेम डिपार्टमेंट और सेम सरकार में होगा। यहाँ तो डिपार्टमेंट ही बदल गया। तो इस तरीके की नियुक्तियों को प्रतिनियुक्ति कहते हैं, अस्थायी होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं। इसी तरीके से एक सरकार से दूसरे सरकार में, जैसे मान लो किसी भी सरकार का कोई भी व्यक्ति किसी प्रदेश का आईएएस अधिकारी है, अपने मूल स्टेट आना चाहता है, 10 साल बाद आ सकता है, तो अपने मूल राज्य वापस आना चाहता है, तो जब अपने मूल राज्य वापस आएगा तो प्रतिनियुक्ति कहलाएगा, डेपुटेशन कहलाएगा। जो भारत सरकार के सचिवालय हैं, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, हम लोगों ने पढ़े हैं पॉलिटी में इन सब के बारे में। ये नीति निर्मात्री निकाय हैं, यही सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को, मंत्रियों को, तभी सारे निर्णय लिए जाते हैं। अब यहाँ पर अधिकारी कहाँ से आते हैं? यहाँ पर अधिकारी राज्यों से आते हैं। राज्य से, हर राज्य से कोटा फिक्स है, पूल कहते हैं उसे। तो हर राज्य से पूल फिक्स है, कोटा फिक्स है कि कितने आईएएस अधिकारी केरल देगा, कितने तमिलनाडु देगा, कितना उत्तर प्रदेश देगा, कितना जम्मू कश्मीर देगा, कितना मणिपुर देगा, इत्यादि। हर राज्य का कोटा फिक्स है, पूल फिक्स है। जो अधिकारी आते हैं यहाँ पर राज्यों से केंद्र में, वो एक निश्चित अवधि के लिए आते हैं, 3 साल के लिए आए, 3 साल के बाद वापस चले जाएंगे अपने राज्य में। और 3 साल पूरा होने से पहले राज्य को फिर से नए अधिकारियों की लिस्ट तैयार करके सरकार को देनी होगी, जिससे कि उन अधिकारियों को केंद्र में भेजा जा सके, जिससे हर राज्य से पूल बना रहे। और यही अधिकारी संयुक्त सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, सचिव जैसे महत्वपूर्ण नीति निर्धारक पदों पर तैनात होते हैं। अलग अलग राज्यों में ये काम कर चुके होते हैं, इसलिए राज्यों की जो व्यावहारिक समस्याएं हैं उनसे अवगत होते हैं, उनको पता होता है। नीति निर्माण के स्तरों पर, सचिवालय के स्तर पर ये जानकारी देते हैं और उसका उपयोग करके व्यावहारिक नीतियां बनाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए प्रतिनियुक्ति व्यवस्था लागू की गई है। कर्जन ने शुरू किया था इसको बेसिकली 1905 में, जब कर्जन भारत आया था, तो इसको टेन्योर सिस्टम के नाम से उसको टेन्योर सिस्टम कहा गया। टेन्योर सिस्टम का मतलब है कि जो फील्ड में काम करने वाले अधिकारी हैं उनको एक निश्चित समय के लिए भेजा जाए। राज्यों में भी ऐसा होता है कि जो राज्यों के सचिवालय होते हैं वहाँ भी डेपुटेशन पर फील्ड से लोग जाते हैं, और जो भारत सरकार का सचिवालय है वहाँ डेपुटेशन पर राज्यों से लोग आते हैं। तो यहाँ कोटा फिक्स है, हर राज्य से राज्य उतने कर्मचारी भेजता है। ये व्यावहारिक, ये फील्ड से आते हैं, तो उस राज्य की समस्याओं, फील्ड की समस्याओं से वहाँ नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, और नीति निर्माण में व्यावहारिकता आती है और नीति निर्माण का काम सरल बनता है, आसान बनता है। दूसरी ओर भारत सरकार जो काम करती है उसके अपने परमानेंट कर्मचारी उच्च पदों पर तो होते नहीं है, सारे आईएएस राज्य कैडर के अधिकारी हो जाते हैं। तो राज्य कैडर के अधिकारियों को बुलाकर ही वो अपने यहाँ अधिकारियों की पूर्ति करती है। गृह सचिव, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, ये सब राज्यों से आए हुए आईएएस अधिकारी ही होते हैं जो इन पदों पर तैनात होते हैं। इन्हीं के माध्यम से देश का सारा कामकाज चलता है। यही पूरे सिस्टम की बैकबोन है। ट्रंप उटपटांग निर्णय ले रहे हैं, उससे देश का नुकसान ना हो, क्या किया जाए? तो मंत्री, प्रधानमंत्री और ये सारे ब्यूरोक्रेट ही मिलकर तय करेंगे। ये ब्यूरोक्रेट ही सुझाव देंगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या नहीं होगा, क्या करने से और बेहतर क्या होगा। जितने भी ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जिम्मेदारी सिविल सेवक ही प्रोवाइड करते हैं। तभी सरकारें पूरे मनोबल के साथ निर्णय लेने में सक्षम हो पाती हैं। इसलिए प्रतिनियुक्ति से अधिकारियों का आना, फिर यहाँ से वापस फील्ड में जाना, फिर फील्ड से नए अधिकारियों का मुख्यालय आना, फिर मुख्यालय से फील्ड में नए अधिकारियों का जाना, ये एक निरंतर क्रम होता है, ये एक निरंतर प्रवाह है। इसी प्रवाह को टेन्योर सिस्टम कहते हैं। यानी ये प्रवासी पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी हैं, कुछ समय के लिए प्रवास करने आते हैं, फिर अपने मूल देश वापस चले जाते हैं, मूल राज्य में वापस चले जाते हैं। और नीतियों के निर्माण में इससे ऊर्जा बनी रहती है, नए नए इनपुट आते रहते हैं नीतियों के निर्माण में। हर सिविल सेवक अपने अनुभवों के आधार पर नए नए तरीके के इनपुट प्रदान करता है, फील्ड की चुनौतियों के बारे में बताता है, जिससे जो नीतियां बनाई जाएं वो फील्ड के लिए व्यावहारिक बनाई जाएं। अगर ऐसा ना हो तो ऊपर बैठे हुए अधिकारी अपनी कल्पना में नीतियां बनाएंगे जो व्यावहारिक धरातल पर बहुत प्रभावित सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये तो अच्छी चीज़ है। फिर विवाद कहाँ है? विवाद पहले नहीं था, अभी शुरू हो गया। और विवाद क्या है? एक्चुअली पिछले कुछ वर्षों में 2018-19 के बाद कुछ राज्यों ने केंद्र में अपने कर्मचारी भेजने कम कर दिए और धीरे धीरे बंद कर दिए, जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। यानी जिन राज्यों में केंद्र में जिस दल की सरकार है उस दल की विरुद्ध सरकारें थी, उन्होंने ये बदमाशी शुरू कर दी। अब जब अधिकारी नहीं आएंगे तो भारत सरकार का कामकाज कैसे चलेगा? भाई वित्त मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में, हर मंत्रालय में अधिकारी कम हो जाएंगे, क्योंकि अधिकारी वहीं से आते हैं, सारे अधिकारी वही बनकर आते हैं। और जब नहीं आएंगे तो अधिकारी कम हो जाएंगे, अधिकारी कम हो जाएंगे तो सरकार का कामकाज नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। इसलिए भारत सरकार ने राज्यों को रिमाइंडर डाला कि भाई करो, भेजो, नाम भेजो। क्योंकि तरीका ये था कि राज्य सरकार नाम सेलेक्ट करती है और राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के आपसी सहमति से नाम फाइनल करते हैं, और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आपसी सहमति से जो नाम फाइनल करते हैं उन अधिकारियों को केंद्र में बुला लिया जाता है। 2 साल 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर बुलाते हैं। 2 साल या 3 साल पूरा होने पर फिर वापस अपने राज्य चले जाते हैं। लेकिन जब राज्य ने सहमति देना ही बंद कर दिया तो
सचिवालय में अधिकारियों की संख्या बड़ी तेजी से घट गई। अब जब अधिकारी ही नहीं होंगे तो कामकाज कैसे चलेगा सचिवालय का? सरकार के लिए काम करना मुश्किल हो गया। कुछ तो सरकार ने इधर उधर से भर्ती कर ली, लेकिन ऐसे नहीं चल सकता ना। देश की शासन व्यवस्था को चलाने का एक तौर तरीका है। भारत सरकार ने राज्यों को रिमाइंडर भेजा, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों ने कोई चेतना ही नहीं दिखाई, एक भी अधिकारी नहीं भेज रहे हैं, नाम नहीं भेज रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है इस बात को लेकर के। तो भारत सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम इसका इलाज ढूंढते हैं। भारत सरकार ने प्रतिनियुक्ति का ये नियम संशोधित कर दिया और भारत सरकार ने कहा कि लिस्ट तैयार होगी, अगर राज्य देता है तो ठीक है, नहीं तो भारत सरकार राज्य सरकारों में जो तैनात अधिकारी हैं उनमें से कुछ लोगों की लिस्ट स्वयं तैनात कर लेगा, तैयार कर लेगा और राज्य सरकार के पास सुझाव के लिए भेज देगा, सहमति के लिए भेज देगा और राज्य सरकार की सहमति से अधिकारियों की तैनाती हो जाएगी। अगर राज्य सरकार सहमति नहीं नहीं देती है तो जैसे इस समय नहीं दे रही थी, अगर राज्य सरकार सहमति नहीं देती है तो भारत सरकार रिमाइंडर भेजेगी। अगर रिमाइंडर पर भी राज्य सरकार सहमति नहीं देती है तो भारत सरकार के पास ये अधिकार होगा कि जिन अधिकारियों के नाम चुने गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं, उन अधिकारियों को भारत सरकार सीधे आदेश दे दे बिना राज्यों की सहमति के, क्योंकि राज्य सहमति दे नहीं रहा है, बिना राज्यों की सहमति के ये आदेश दे दे कि तुम आओ और इतने तारीख से ज्वाइन करो, सचिवालय में ज्वाइन करो। अगर वे अधिकारी सचिवालय में आकर ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये नियम कहता है, संशोधन कहता है, ये मान लिया जाएगा कि अधिकारी सेवा को आगे जारी नहीं रखना चाहता, यानी सर्विस करने में उसकी कोई रुचि नहीं है। और अगर उसकी सर्विस करने में कोई रुचि नहीं है तो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, क्योंकि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की बर्खास्तगी का अधिकार राष्ट्रपति के ही पास है, राज्यों के पास तो है नहीं। तो जब भारत सरकार ने ये नियम बना दिया 2022 में तो पूरे देश में बवाल मच गया, हंगामा मच गया। राज्य कहने लगे ये क्या बात है, ये तो तानाशाही है, इससे तो देश का संघीय ढांचा नष्ट हो जाएगा, ये संघीय ढांचे के विपरीत संशोधन है, इसमें राज्यों की सहमत का कोई ध्यान ही नहीं रखा गया है, ये तो तानाशाही प्रवृत्तियां हैं और ये देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध है। सारी बात सही है, गलत इसमें कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात उत्पन्न क्यों हुई? ये बात राज्यों की बदतमीजी के कारण ही उत्पन्न हुई। अगर राज्यों ने साथ दिया होता, सहयोग दिया होता, ठीक है, पूरे अधिकारी नहीं भेजते, 2-2 4-4 करके भेजते रहते, भारत सरकार का भी कामकाज चलता रहता। लेकिन राजनीतिक लड़ाई इस चरम पर पहुंच गई कि देश का नुकसान करने में भी राज्यों में काम करने वाली सरकारों को कोई संकोच नहीं रहा कि भले ही देश गर्त में जाए, भले ही देश में काम ना हो पाए, लेकिन हम अधिकारी नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारा टकराव है। तो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की अनदेखी है राज्यों की। हालांकि जनता को इतनी जागरूकता नहीं है, इसलिए जनता को सब पता नहीं रहता। आप भी पढ़ रहे हैं इसलिए जानते हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं इसलिए जानते हैं, लेकिन ऐसी बातें सबको पता होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में हर किसी को इस तरीके की हर सूचनाएं जानने का अधिकार है। तो जब भारत सरकार ने संशोधन कर दिया तो इसकी आलोचना की जाने लगी कि ये संघवादी ढांचे के विपरीत है, ये देश के संघीय ढांचे को कमजोर करेगा, ये संघ और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न करेगा। बिल्कुल सही बात है, सब करेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये स्थिति आई क्यों? 6 महीने से ज्यादा हो गए, सचिवालय में पद खाली थे और राज्य अधिकारी नहीं भेज रहे थे, तो भारत सरकार का कामकाज कैसे चलेगा? ट्रंप जैसे लोगों से कैसे निपटेंगे जब नहीं होंगे काम करने वाले हाथ पैर? तो वैसे तो ये संशोधन संघीय दृष्टिकोण से अच्छा वास्तव में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में मिलजुल कर काम करने की संस्कृति सहकारी संघवाद था और ये भारत सरकार को एक अधिकार देता है, एकात्मक की ओर झुकाव प्रदर्शित करता है। लेकिन ये राज्यों की लापरवाही का नतीजा है, संघ सरकार का मनमानापन नहीं है। संघ सरकार लगभग 1 वर्ष से, कोविड के बाद से ही अधिकारियों की कमी से ग्रसित थी और बार बार राज्यों को रिमाइंडर भेज रही थी, नाम भेजो, नाम भेजो, नाम भेजो। राज्यों ने न नाम भेजे न भेजे, तो फिर भारत सरकार के लिए संशोधन करना मजबूरी हो गया। तो निसंदेह संशोधन अच्छा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह भारत सरकार की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि विगत वर्षों में राज्य सरकारों ने प्रतिनियुक्तियों के मामले में भारत सरकार को सहयोग देने में कमी की है। इसलिए ये मजबूरी का नाम है, ये मजबूरी का संशोधन है। अगर राज्य परस्पर सहयोग देते तो इस संशोधन का कोई अस्तित्व नहीं होता। लिखो लिखो क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को अस्थायी समय के लिए मुख्यालय में नियुक्ति देना, मुख्यालय यानी सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, पीएमओ, मुख्यालय कहते हैं, मुख्यालय में नियुक्ति देना प्रतिनियुक्ति कहलाता है। कर्जन ने 1905 में इसकी शुरुआत की थी। कर्जन ने 1905 में इसकी शुरुआत की थी, जिसे टेन्योर सिस्टम, हिंदी में पदावधि लिख लो, कार्यकाल लिख लो, हिंदी बहुत सारे हो सकते हैं, जिसे टेन्योर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसे टेन्योर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, कार्यकाल पद्धति के नाम से जाना जाता है। पैरा चेंज करके लिखो। इसके माध्यम से मुख्यालय में अधिकारियों की संख्या की पूर्ति की जाती है, मुख्यालय में अधिकारियों की संख्या की पूर्ति की जाती है और मुख्यालय में अधिकारियों की संख्या की पूर्ति की जाती है और क्षेत्रीय समस्याओं आवश्यकताओं से मुख्यालय को अवगत कराया जाता है, क्षेत्रीय समस्याओं आवश्यकताओं से मुख्यालय को अवगत कराया जाता है
और नीति निर्माण के कार्यों में यह व्यावहारिकता लाने में सहायक होता है। और नीति निर्माण के कार्यों में यह व्यावहारिकता लाने में सहायक होता है। नीति निर्माण के कार्यों में यह व्यावहारिकता लाने में सहायक होता है। इस प्रकार नीति निर्माण के कार्य को, नीति निर्माण या निर्णय निर्माण के कार्य को अधिक व्यावहारिक, अधिक उपयोगी, अधिक व्यावहारिक, अधिक उपयोगी और अधिक प्रासंगिक बनाता है। अधिक प्रासंगिक बनाता है। अब लिखो विवाद। विवाद, इससे संबंधित विवाद क्या है? देखो 2022 में भारत सरकार ने प्रतिनियुक्ति के नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया कि प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की लिस्ट राज्यों की सहमति से निर्मित होगी। किंतु यदि राज्य सहमति प्रदान नहीं करते हैं, या अनावश्यक विलंब करते हैं, तो भारत सरकार उन अधिकारियों को सीधे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए आदेश दे सकेगी। उन अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए सीधे आदेश दे सकेगी। यदि वे आदेश की अवहेलना करते हैं, तो भारत सरकार यह निर्णय लेने में सक्षम होगी कि उनकी सेवा करने में कोई रुचि नहीं रह गई है। यानी उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। पैरा चेंज करके लिखो। इस संशोधन की यह कहकर आलोचना की गई कि डैश पहला पॉइंट, यह सहकारी संघवाद के विरुद्ध है। दूसरा पॉइंट, यह राज्य की सहमति के बिना अधिकारियों को नियुक्त करने का अवसर देती है। अगला पॉइंट, यह भारत सरकार द्वारा शक्ति के केंद्रीकरण का प्रतीक है। उदाहरण है या प्रतीक है। पहला चेंज करके लिखें। निसंदेह उपर्युक्त आलोचनाएं अतार्किक नहीं है। ठीक है, निसंदेह उपर्युक्त आलोचनाएं अतार्किक नहीं है, किंतु विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकारों ने सहमति देने में वर्षों का समय लिया है, जिससे मुख्यालय अधिकारियों के संकट से ग्रसित रहा है। जिससे मुख्यालय अधिकारियों की कमी के संकट से ग्रसित रहा है और इसका कामकाज नकारात्मक रूप से प्रभावित होता रहा है। भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अनेक रिमाइंडर भेजने के बाद भी राज्य सरकारों ने उपेक्षा की। पैरा चेंज करके लिखो। वर्तमान प्रतिस्पर्धी और वैश्वीकृत विश्व में मुख्यालय की अक्षमता देश के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करने वाली होती। अतः इस संशोधन के माध्यम से
अतः इस संकट के माध्यम से, इस संशोधन के माध्यम से इस संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया है। इस संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया है। यदि राज्यों ने सहयोग दिया होता, यदि राज्यों ने सहयोग दिया होता तो प्रतिनियुक्ति की पुरानी व्यवस्था बनी रहती, प्रतिनियुक्ति की पुरानी व्यवस्था बनी रहती और इस संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, और इस संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हो गया प्रतिनियुक्ति के बारे में। तो ये कुछ छोटे छोटे से मुद्दे थे। वैसे तो सिविल सेवाओं से रिलेटेड मुद्दे बहुत रहते हैं, लेकिन जो हाल फिलहाल में चर्चा के केंद्र में होते हैं, क्वेश्चन उन्हीं से बनने की संभावना रहती है। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। बाकी अनलिमिटेड इशूज़ हैं। अगर कोई इशू किसी कारणवश चर्चा के केंद्र में आता है तो फिर उससे क्वेश्चन बन सकता है, वो करंट का विषय होगा, फिर उसको तब हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अन्यथा इस टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ साथ हम लोगों का गवर्नेंस का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो पढ़ना, रिवाइज करना और करंट से अपडेट करते रहना। 4 क्वेश्चन के लिए इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चिंतन विकसित करोगे, चीज़ें हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी, इसमें समस्या नहीं आएगी। तो कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, और बाकी कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। 2025 2024 इन सब के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग लेकर